नमस्कार साथियों। आज हम भौतिक भूगोल के एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को कवर करने वाले हैं। आज हम जो भी रॉक्स हैं, जितनी भी टाइप की रॉक्स होती हैं, आग्नेय, अवसादी, मेटामॉर्फिक, क्या उनके प्रकार होते हैं और कौन-कौन से उनके एग्जाम्पल हैं कि कौन-कौन से आग्नेय के, कौन अवसादी के और कौन रूपांतरित के। ये हाई यील्डिंग एरियाज़ ही हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट क्या है? मतलब आज सारे कॉन्सेप्ट धुआँ-धुआँ हो जाएँगे, ठीक है? कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट आप इतनी अच्छी तरह के समझ पाएँगे कि ये 2 क्यों हैं। और जो हम मिट्टी का निर्माण देखते हैं भारत में, दक्कन ट्रैप के आसपास काली मृदा का निर्माण होता है, जबकि छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में लाल मिट्टी का निर्माण। पर क्यों क्यों हुआ है वहाँ पर उस मिट्टी का निर्माण? आज हम वो सब सीखने वाले हैं। बस आप इस क्लास में अंत तक बने रहें, केवल सुने रहें, सारा ध्यान यहाँ भी हो तो एक बार जब मैं बोलूँगा तब, और एक बार जब आप खुद इसके नोट्स बनाएँ तब। 2 बार करने पर इसे आप संपूर्ण आपको ये याद हो ही जाएगा, ठीक है? बस क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने अन्य साथियों तक भी इसे साझा अवश्य करें। यही मेरा एक मोटिवेशन का स्रोत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारा जो मुद्दा है वो है चट्टान यानी रॉक्स। देखिए, जो भी एग्जाम में जिससे प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। अगर मैंने कोई इसकी ट्रिक है मुझे याद तो मैं वो भी साझा कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, पृथ्वी का जो भूपर्पटी है ना, सबसे ऊपर क्या है? भूपर्पटी। फिर क्या है? मेंटल या प्रावार कहते हैं। फिर नीचे क्या है? क्रूड कहते हैं ना, क्रस्ट कहते हैं जिसे हम। तो ये 3 संरचनाएं हैं। तो सबसे ऊपर में है भूपर्पटीय। तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसके आधार पर हमने ट्रिक है, ये ट्रिक है। ये मतलब जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, अधिक से कम के क्रम में, यानी सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर फेरस यानी लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम होता है। तो ट्रिक क्या है? ओसियाल फेंकना। ओसियाल फेंकना। तो आप लिखें अपनी कॉपी में, ओसियाल यानी ओ सियाल फेंकना। ओसियाल फेंकना ये ट्रिक है, यानी ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फेरस यानी लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया और सोडियम हो गया। Na सोडियम होता है ना, ये याद अब बार बार बोलिए। अगर ये कभी असेंडिंग डिसेंडिंग और ऑर्डर में आ गया ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये आपके लिए। यानी सबसे अधिक ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर फेरस यानी लोहा है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम होगा। तो ट्रिक क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध तत्वों की असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये सबसे अधिक से सबसे कम की ओर है। ऑक्सीजन ओशियाल फेंकना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, लोहा। अब नहीं भूलेंगे ना ये? ठीक है, बार बार रिवाइज करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है? दिमाग को मतलब रिकॉल करते रहिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं चट्टानों के प्रकार। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी कुछ भी छोड़ना मत जो भी मैंने शामिल किया इसमें। तो चट्टानें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो भी धरातल पर हमें आजकल चट्टानों की संरचनाएं देखने को मिलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक हो गया आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एक होता है अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। और एक है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है? इन तीनों के क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अवश्य याद रखने हैं, ठीक है? कुछ भी इसमें से हर एक जो भी मैंने लिखा है ना कीवर्ड, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हर एक से, ठीक है? अब किससे आएगा वो आप कितना याद करके जाने। अगर सारा याद करेंगे तो इससे क्वेश्चन गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स को, ठीक है? तो इग्नियस रॉक्स हैं जो आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है, हमें पता है, जो पृथ्वी के मेंटल है वहाँ से जो दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं हम जिसे, वहाँ से क्या आता है पानी, वहाँ से लावा निकलता है, हमें पता है ना, मैग्मा। तो वही लावा जब धरातल पर आएगा तो हमने देखा है धरातल पर पहुंच जाएगा तो वो ठंडा होगा तो ये लावा कहलाएगा। अगर धरातल के अंदर ही रहेगा तो उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है? तो लावा या मैग्मा से ठंडा होकर जो चट्टानें बनती है ना, लावा या मैग्मा के ठंडा होने से, तो वो आग्नेय चट्टानें होती है। इन्हें प्राथमिक या जनक चट्टानें कहते हैं। यानी सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी होंगी? चट्टानें निर्मित होने का एक ही आधार है और वो ये लावा ही है। तो जो लावा से सबसे पहले बन रही है वो तो आग्नेय चट्टानें ही है ना। अब आग्नेय ही फिर अवसादी बनेंगी, फिर यही चट्टानें फिर कायांतरित बनेंगी। तो मूल चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें या जनक चट्टानें कभी पूछे तो आग्नेय चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि मूल रॉक किससे बनता है? मूलतः लावा से बनता है और लावा से ही ये बनी है। बाकी जो भी ये बनी है ये इसी के रूपांतरित प्रक्रम में बने होंगे, ठीक है? तो क्या क्या सीखा हमने? आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी के मेंटल से, जो दुर्बलता मंडल से जो लावा आता है उससे बनती हैं, जो ठंडी हो जाती है फिर धरातल पर आकर, और यही प्राथमिक या जनक चट्टानें कहलाती हैं। अब ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं और परत रहित होती हैं, यानी इनमें लेयर्स नहीं पाई जाती। जैसे अगर हम अवसादी चट्टानें देखेंगे ना, इनमें लेयर्स पाई जाए, पहले एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी लेयर बनेगी, फिर तीसरी लेयर बनेगी। बट आग्नेय चट्टानें परत रहित होते हैं। विशेषताएं पूछेगा कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं बताएं। ये कठोर होती हैं, ये परत सहित होती है, सहित नहीं परत रहित होती है, और ये जीवाश्म रहित भी होती है। अब सोचिए खुद, इतना हाई टेम्परेचर है, उसमें लावा और मैग्मा पिघल रहा है, तो जीवाश्म बचेंगे कुछ?
अगर कुछ जीव के अंश होंगे भी, वो तो पिघल जाएंगे ना, पूरे इतना हाई टेम्परेचर पे लावा पिघल रहा है वहां पर, तो ये जीवाश्म रहित होते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। आग्नेय चट्टानें क्या है? लावा या मैग्मा से ठंडा होने से बनती हैं। प्राथमिक या जनक चट्टानें कहलाती हैं। ये कठोर होती हैं, परत रहित होती हैं और जीवाश्म रहित होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना इससे, बहुत सारे कनेक्शन है कि ग्रेनाइट बेसाल्ट के यहाँ से तो कनेक्शन है ही। सॉइल्स ऑफ इंडिया से देखो, वर्ल्ड के देखो, जो मृदाओं का निर्माण हुआ है उनमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्वालामुखी के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा जब हम सॉइल्स के चैप्टर में आएंगे। बशर्ते मैं आगे भी मैंने इसी क्लास में ग्रेनाइट और बेसाल्ट पर अलग से विस्तृत नोट्स बनाए हैं अगले पन्ने में, तो आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। आग्नेय चट्टानों में किसी को कोई परेशानी नहीं है। मूल चट्टानें हैं, लावा से बन रही हैं, कठोर हैं, परत रहित हैं, जीवाश्म रहित हैं। और आग्नेय चट्टानों के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट है, मुख्यतः ये दो ही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। अब खुद ही समझिए, अवसाद यानी कोई चट्टान होगी, वो टूट फूट के बहुत सारी आपस में कण जुड़ेंगे, फिर वो चट्टान बनेगी। तो ये मूलतः कोई रॉक नहीं है, ये मूलतः रॉक अलग ही है। वो उसी के टूटने जुड़ने से अब जब आपस में जुड़ रही है वो, तब अवसादी चट्टानें बन रही हैं। ठीक है, ये अवसाद के जमाव से, सिंपली समझ जाइए, अवसादों के जमाव से ये परतदार होती है। भाई एक बार कोई अवसाद आपस में जुड़े, फिर और जुड़े, फिर और जुड़े, तो परतदार नहीं बन गई वो, समझे आप? तो परतदार चट्टानें, एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या, कौन सी चट्टानें या कौन सी रॉक्स परतदार चट्टानें कहलाती हैं? तो कौन सी? अवसादी चट्टान। कौन सी रॉक्स प्राथमिक या जनक चट्टानें कहलाती हैं? तो कौन सी? आग्नेय चट्टान। तो देखिए, अवसाद से जमाव से परतदार है और पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर है ये। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग है ये, इसलिए ध्यान सारा यहाँ पर दें और नोट डाउन करें। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, आपको लिखनी है वो। तो एक है पृथ्वी के निर्माण में, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना, धरातल से ऊपर वाली बात आ गई है, एक धरातल से नीचे वाली बात आ गई। तो पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर कौन सी चट्टानें हैं? वो तो 75 भाग पर है, यानी पृथ्वी का जो धरातल है, जो हमें आजकल दिखता है, तो वो सबसे ज्यादा किस रॉक से बना है? अवसादी रॉक से ही बना है। लगभग कितना? 75%। लेकिन पृथ्वी की जो मूल संरचना है, जो पृथ्वी के धरातल से नीचे की पृथ्वी की बनावट की बात करते हैं, जो मूलतः पृथ्वी बनी होगी, उसमें अवसादी चट्टानों का योगदान कितना है? उसमें 5% योगदान है। अब ये देखिए, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया ना कभी, अगर ये पूछे, लिखिए पृथ्वी की भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान, लिखिए। लिखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ के निर्माण में या बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान बराबर 5%। लेकिन पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर कौन सी चट्टानें हैं? वो अवसादी चट्टान है, 75%। ये दो क्वेश्चनों में तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अगर पृथ्वी के भूपृष्ठ के बनावट में पूछे तो 5% योगदान है, लेकिन पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल पर फैली है पूछे तो वो 75% क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने इसे, जो आग्नेय चट्टानें थी वो जीवाश्म रहित थी। क्यों? क्योंकि यहाँ ताप दाब बहुत ज्यादा बन जा रहा था, तो जीवाश्म पिघल जा रहे थे। लेकिन यहाँ तो जीवाश्म होंगे ना। अब देखिए, अवसाद जमा हो रहे हैं, मान लिया जाए इस एरिया में कोई कंकड़ पत्थर ये सब है। अब इस एरिया में कुछ जीवाश्म भी तो होंगे, पत्ते, लीव्स, या फिर जो डेड है, डिकम्पोज हुए हैं जो डेड बॉडीज जानवरों के या अन्य किसी के भी, तो वो क्या होंगे? वो भी तो इसमें जुड़ेंगे ना कभी ना कभी, छोटी छोटी मात्रा में ही भले जुड़े, तो वो जुड़ेंगे ही। इसलिए इसमें जीवाश्म बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो खास बात क्या, जीवाश्म किस चट्टान में अधिक होते हैं? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म भर भर के होते हैं, क्योंकि धरातल पर हो रही है ना सारी चीजें। और आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म रहित हैं, क्यों? क्योंकि वो लावा से बन रही है। समझ गई इतना? जीवाश्म वाली कौन, जीवाश्म वाली कौन नहीं, परत वाली कौन, परत नहीं वाली कौन, प्राथमिक कौन, फिर उसके बाद कौन बन रही है? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं फिर। अभी एग्जाम्पल से कितना पूछता है वो, अवसादी कौन नहीं है, कौन आग्नेय है, बहुत सारी पूछता है वो। तो जो खनिज तेल है, अवसादी है ये सब। कोयला हो गया, बालू का पत्थर हो गया। अब बालू कभी आपने देखी कि एक ही रॉक हो, कई चीजों से मिलकर बनी होती है। पीट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब क्या है? अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल है। याद करिए, आंख बंद करके, खनिज तेल कहा मैंने, कोयला कहा, पीट कहा, बालू का पत्थर कहा, सल्फेट कहा, सॉरी फॉस्फेट कहा। फॉस्फेट हो गया, पीट हो गया, कोयला, खनिज तेल और बालू का पत्थर, ये सब क्या है? अवसादी है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है? ये आग्नेय चट्टान है। दो चट्टानों में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। देखिए, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के बारे में। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की बात की जाए तो ये क्या है? देखिए, दो चट्टानें हमारी बन चुकी है, एक आग्नेय, एक अवसादी। अब यही चट्टानें जब दाब व ताप से रूपांतरित हो जाती है, यानी थी तो मूलतः ये कोई एक रॉक, बट दाब बढ़ गया तो ये दूसरे रॉक में परिवर्तित हो गई। अब देखिए, मेरे पास कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया, अगर कुछ कुछ चीज़ है मेरे पास, उसमें बहुत ज़्यादा दाब लगा दूं और उसके बहुत ज़्यादा हीट कर दूं उसे, तो वो अपनी अवस्था बदल देता है। जैसे हम जल को देखते हैं, अगर उसमें दाब ताप बढ़ा दूं तो वो क्या बन जाएगा? ठोस था तो ठोस से द्रव में आ जाएगा, द्रव था तो द्रव से गैस में बदल जाएगा। ठीक है, वही ताप दाब डिक्रीज कर दूं तो द्रव से
फिर से ठोस में आ जाएगा, और गैस से फिर से द्रव में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है समझिए। रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें वो होती हैं जो मूलतः जो चट्टानें हैं, जैसे अवसादी और क्या है, आग्नेय है, इनमें ही जब दाब और ताप का परिवर्तन किया जाता है तो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। अब जैसे देखिए, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है, ये मूलतः आग्नेय चट्टानें यानी जनक चट्टानें, लेकिन अब ग्रेनाइट का ताप दाब बढ़ा तो नीस बन गया। तो इस साइड तो ये मैंने दूध इस इधर वाली चट्टानें लिखी हैं, बट जो ये बन रही है ये है रूपांतरित चट्टानें इधर साइड। तो ग्रेनाइट से कौन सी कायांतरित चट्टान बन रही है, नीस बन रही है। बेसाल्ट से कौन सी बन रही है, सिस्ट बन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है, नीस जो रूपांतरित चट्टान है वो किससे बनी है, तो ग्रेनाइट से। शिष्ट रूपांतरित चट्टान किससे बनी है, बेसाल्ट से। अब देखिए, संगमरमर, इसे मार्बल भी कहते हैं, ठीक है, मार्बल। तो मार्बल किससे बनता है, मार्बल है मूलतः क्या, रूपांतरित चट्टान है। जो चूना पत्थर, ये क्या था, एक अवसादी चट्टान था। तो चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान है उससे बनी है संगमरमर, जो क्या है, रूपांतरित चट्टान है। फिर जो देखिए क्वार्टजाइट, ये भी रूपांतरित चट्टान है जो बनी है बालू का पत्थर से, ये फिर से अवसादी चट्टान थी। तो समझ रहे हैं क्या खेल हो रहा है, इन्हीं चट्टानों के रूपांतरण से बन रही है रूपांतरित चट्टानें। जैसे ग्रेनाइट, अब याद करने आए आपको, ग्रेनाइट से क्या बन रहा है, ग्रेनाइट से बना नीश, बेसाल्ट से बना शिष्ट, चूना पत्थर से बना संगमरमर, और बालू का पत्थर से बना क्वार्टजाइट। अब है कोई परेशानी इन तीनों चट्टानों में, आग्नेय है, अवसादी चट्टानें हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं, इन सब में अब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हम विस्तृत रूप से समझते हैं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना ये, मतलब जो भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। एक होती है बेसाल्ट और एक ग्रेनाइट होती है। ये आधार क्या है इनका, देखा, इनका आधार है लावा ही, लावा से ही ये बन रही है दोनों। लेकिन अब लावा भी दो प्रकार का हो जाता है। एक लावा होता है अम्लीय लावा, और एक लावा होता है क्षारीय लावा। ध्यान से समझिए, अम्लीय क्यों, क्योंकि उसमें सिलिका अधिक है। क्षारीय क्यों, क्योंकि उसमें सिलिका कम है। अगर क्या आपने ये डायग्राम समझ लिया ना, आप इनडायरेक्टली इतने क्वेश्चन कनेक्ट कर पाएंगे ना इसे, ज्योग्राफी के ये कॉन्सेप्चुअल वाला भाग है, थोड़ा समझिए बस। ज्वालामुखी के प्रकार कहाँ पर, अब देखिए ज्वालामुखी कहीं पर बहुत ज्यादा विस्फोटक होते हैं, कहीं पर शांत होते हैं और दरारी उद्भेदन होता है। क्यों होता है फिर ऐसा, समझते हैं। देखिए, मूलतः पृथ्वी के जो मेंटल है वहां से क्या आ रहा है, लावा आ रहा है, ऊपर लावा आ रहा है ना। अब वो लावा, उसी से सारी चट्टानें बन रही हैं, आग्नेय वाली जो भी बन रही है सारी उसी से बन रही है, और यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट भी उसी से बन रहा है। लेकिन ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो चीजें क्यों बनी, देखिए, लावा आया तो दो प्रकार का लावा आया, एक तो अम्लीय लावा आया और एक क्षारीय लावा आया। अम्लीय में क्या था, सिलिका ज्यादा था, और क्षारीय में क्या ज्यादा था, सिलिका कम था। अब देखिए, अगर सिलिका ज्यादा है यानी वो ज्यादा गाढ़ा है। जो चीज ज्यादा गाढ़ी होती है वो धीमे गति करती है या तेज गति करती है। इसमें क्या मैंने कहा, सिलिका अधिक, तो ये गाढ़ा भी क्या है, अधिक। लिख लेना साइड में अगर समझना है तो, फिर से कनेक्ट। गाढ़ा अधिक तो गति कम, जो चीज जितनी गाढ़ी उतनी कम गति। अब देखिए उसमें गति कम है। अब मैं देखिए, यहाँ से लावा आ रहा है, ये यहाँ पर धरातल है, अब यहाँ से लावा आ रहा है, गति धीमी धीमी आ रही है बहुत ज्यादा, तो आराम आराम से गति करेगा। लेकिन नीचे से तो लावा आते जा रहा है ना बहुत, अब ये जितने आराम से चलेगा, अब यहाँ पे पहुंच गया, हाँ ये अब आराम से गति कर रहा है, लेकिन नीचे से और लावा आ गया तो ये विस्फोट हो जाएगा, इसमें बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। इसलिए इसमें जो ज्वालामुखी होते हैं ऊंचे होते हैं और विस्फोटक होते हैं, ऐसे आकार के होते हैं। मैंने क्या कहा, ये पृथ्वी का क्या है, धरातल है। देखिए समझिए, मैंने क्या कहा, ये पृथ्वी का धरातल है। हाँ, अब यहाँ से लावा आ रहा है धीमे धीमे, धीमे धीमे आ रहा है, बहुत धीमे, लेकिन नीचे से लावा लगातार आ रहा है। अगर ये इतने धीमे रहेगा तो इसका जो मार्ग होगा वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी उतनी तेज गति से जा ही नहीं रहा है, तो नीचे से लावा आते जा रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रेशर बनते जाएगा। जब ये प्रेशर ज्यादा ही बन जाएगा तो ये विस्फोट कर जाएगा सीधे लावा, ऐसे बहुत, और ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी बनेंगे और विस्फोटक ज्वालामुखी बनेंगे। समझ गए क्यों, क्योंकि लावा मैग्मा में गति कम है, इसलिए ज्वालामुखी ऊंचे वो विस्फोटक बनेंगे। अब देखिए, अगर ज्वालामुखी ऊंचे और विस्फोटक बने तो ये क्या होगा, ग्रेनाइट का निर्माण होगा इससे। अब ग्रेनाइट में खास क्या होता है पता है, अगर देखिए जो मैग्मा है वो धीमे धीमे गति कर रहा है, तो उसके जो कण होंगे वो बड़े कण होंगे। कण क्या होंगे, बड़े कण होंगे। इसीलिए ये क्रिस्टलीय होते हैं, जो बड़े कण होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं, यानी एक लेयर वाले फिर और लेयर वाला। जब ये क्रिस्टलीय ज्यादा होते हैं, अगर ये बड़े कण हैं, अगर आपके पास जो मिट्टी है उसमें बड़े बड़े कण हैं, तो उसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो पानी होगा वो नीचे चला जाएगा सीधे। अब बड़े बड़े आप कंकड़ पत्थर में अगर पानी डालेंगे तो नीचे चला जाता है, लेकिन अगर छोटे छोटे कण हो तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो जल धारण क्षमता भी कम हो गई और ये क्रिस्टलीय भी हो गई। खास बात ये याद रखनी है कि इसी ग्रेनाइट से लाल मिट्टी का विकास होता है। अगर याद हो रहा है तो मतलब समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो याद करिए, क्योंकि सिंपल मैंने एक एक लाइन में ये सब आपको बता रखा है। फिर से ये कहानी रिवाइज करते हैं। सिलिका अधिक था, गति कम थी, इसलिए हम इसे अम्लीय कह रहे हैं। गति मंद थी
तो धीमे धीमे गति के कारण इसमें विस्फोट हो सकता है। तो इससे ज्वालामुखी जो बनते हैं वो ऊंचे और विस्फोटक बनते हैं। अगर कभी पूछ लिया थी ऊंच विस्फोटक और ज्वालामुखी बनते हैं जो, उससे किस आग्नेय चट्टान का संबंध है, तो ग्रेनाइट का। अब इससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय स्वरूप में होती है, क्योंकि एक परत फिर एक परत जैसा वाला। फिर क्या होता है, क्रिस्टलीय स्वरूप हो गया इसका, और इसकी बड़े कण हैं तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी। इसी ग्रेनाइट से लाल मिट्टी का विकास होता है। समझ गए। अब इसी का उल्टा होगा बेसाल्ट वाला। तो क्षारीय आग्नेय चट्टान होती हैं जो, इसका क्या तात्पर्य, क्या इसमें सिलिका क्या है, कम है। अब सिलिका कम क्यों है, इसलिए हम इसे क्षारीय कह रहे हैं। सिलिका कम है तो मैग्मा अगर सिलिका कम है यानी लिक्विड वो ज़्यादा है, तो वो मैग्मा क्या होगा, बहुत तेजी से गति करेगा। अगर गति तेज है, अब देखिए यहाँ से लावा है सीधे बह गया, यहाँ से लावा है सीधे, इसे ऊंचाई तक जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, इधर इधर फैल जाएगा सीधे सीधे फटाफट। इससे जो ज्वालामुखी बनते हैं वो फैले बनते हैं और विस्तृत बनते हैं और शांत बनते हैं। इसे शांत, लिख लीजिए साइड, शांत दरारी उद्भेदन भी कहते हैं, और इसे कहते हैं केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। इसे कहते हैं शांत दरारी उद्भेदन। अब जो दक्कन ट्रैप निर्मित है ना, वो इसी से निर्मित है। दक्कन ट्रैप क्या है, विस्तृत रूप से फैला है और दरारी उद्भेदन से बना है, इसलिए वहां बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं, इसलिए वहां काली मृदा मिलती है। समझते हैं। सिलिका कम, मैग्मा की गति तेज तो फटाफट फ्लो करेगा, तो ऊपर तक नहीं जा पाएगा, सीधे बहेगा, इधर आएगा साइड में निकल जाएगा, इधर से आया साइड में निकल गया, इधर से आया साइड में निकल गया, ऊपर तक नहीं जा पाएगा। तो जो ज्वालामुखी बनेंगे वो फैले फैले बनेंगे, विस्तृत एरिया में फैले होंगे और शांत होंगे। इससे बनेगी बेसाल्ट। अब अगर फटाफट होके सीधे ठंडा हो जा रहे तो कण क्या होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। अगर कण छोटे हैं तो क्या होगा, ये अक्रिस्टलीय रूप होगा इसका। अक्रिस्टलीय रूप होगा तो जल धारण क्षमता अधिक होगी, इसलिए इस क्षेत्रों में काली मिट्टी का विकास होता है। कुछ भी पूछेगा, कौन सी चट्टान अक्रिस्टलीय है पूछते हैं तो बेसाल्ट, कौन सी क्रिस्टलीय है ग्रेनाइट। जल धारण क्षमता किसकी अधिक है तो बेसाल्ट की, जल धारण क्षमता किसकी कम है तो ग्रेनाइट की। काली मिट्टी का विकास किससे, बेसाल्ट से, और लाल मिट्टी का विकास किससे, ग्रेनाइट से। ये है क्या, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों क्या है, ये आग्नेय चट्टान है। हाँ बोलता, समझे। मैंने बहुत एफर्ट किया है, बट अगर आपको समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, क्षारीय चट्टानें क्या होती हैं, सिलिका कम, मैग्मा गति तेज, ज्वालामुखी। बेसाल्ट का निर्माण होता है क्षारीय वाले से, तो छोटे छोटे कण होते हैं। इससे काली मिट्टी का विकास भी होता है और अक्रिस्टलीय रूप होता है इसका, और जल धारण क्षमता अधिक होती है। मिट्टी हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी, मिट्टी हम विस्तृत रूप से एक अलग क्लास में पढ़ने वाले, काली, लाल, नीली, पीली, जितनी भी होती है सारी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना मेरे ख्याल से। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं तो फिर आपका समझ थोड़ी बढ़ गई होगी। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं है, सोचिए चारों, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, कोंग्लोमेरेट और शैल। आंसर दीजिए इसका, थोड़ा भी सोचिए। सोच लिया, तो किस में नहीं होंगे जीवाश्म, जीवाश्म किस में नहीं होते, जो आग्नेय चट्टान होती है, यानी जो मूल चट्टान होती है उसमें जीवाश्म नहीं होते। तो इसमें से आग्नेय चट्टान कौन सी है, ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं होंगे। शैल देखो, बलुआ पत्थर, ये तो अवसादी है ना दोनों, तो इनमें तो जीवाश्म होंगे ही। और कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, ये भी रूपांतरित है, इसमें भी अवसाद होंगे ही। तो मैंने क्या कहा, जीवाश्म किस में नहीं है, ग्रेनाइट में नहीं है, क्योंकि यह आग्नेय चट्टान है। समझ गए इतना। चलिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें। पृथ्वी की चट्टान पर अगर सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो इसकी ट्रिक है ओशियाल फेंकना, यानी ओशियाल फेंकने, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर फेरस, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। फिर हमने देखा चट्टानों के प्रकार। सबसे पहले हमने देखी आग्नेय चट्टानें। क्या खास बात क्या थी, ये लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बन रही थी। इन्हें ही प्राथमिक या जनक चट्टानें कहते हैं। ये कठोर हैं, परत रहित हैं और जीवाश्म रहित हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। फिर हमने अवसादी चट्टानें पढ़ी, जो अवसादों के जमाव से बन रही हैं। ये परतदार हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर यही है 75%, लेकिन भूपृष्ठ की बनावट में इनका योगदान केवल 5% है। ये जीवाश्म इनमें अधिक रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है खनिज तेल, कोयला, बालू का पत्थर, पीट और फॉस्फेट। फिर हमने देखा रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ये दाब व ताप से रूपांतरित हो रही हैं। जैसे ग्रेनाइट से क्या बन रहा है, नीश बन रहा है। बेसाल्ट से क्या बन रहा है, शिस्ट बन रहा है। चूना पत्थर से क्या बन रहा है, संगमरमर यानी मार्बल बन रहा है। और जो बालू का पत्थर है उससे क्या बन रहा है, क्वार्टजाइट बन रहा था। फिर हमने बेसाल्ट और जो ग्रेनाइट है उसको विस्तृत रूप से देखा था। हमने कहा जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं वो अम्लीय क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें सिलिका अधिक होता है। सिलिका अधिक तो गति कम, मैग्मा की गति कम, तो ज्वालामुखी क्या बनेंगे, ऊंचे बनेंगे और विस्फोटक बनेंगे। इसी से हमारी जो ग्रेनाइट होती है उसका निर्माण होता है। इसमें बड़े कण होते हैं। इसी ग्रेनाइट से, ये ग्रेनाइट की खासियत लिखी है मैंने। ग्रेनाइट में क्या, बड़े कण, इससे लाल मिट्टी का विकास, इसका रूप होता है क्रिस्टली और इसकी जल धारण क्षमता होती है कम। तो ग्रेनाइट में 4 बातें, क्या क्या, बड़े कण, लाल मिट्टी का विकास, क्रिस्टली रूप और जल धारण क्षमता कम। इसी का विपरीत होता है क्षारीय आग्नेय चट्टानें। इसमें सिलिका कम है तो मैग्मा की गति तेज है,
गति तेज है तो सीधे सीधे बह जाएगा, वो ऊपर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए जो ज्वालामुखी मिलेंगे वो फैले मिलेंगे, विस्तृत मिलेंगे और शांत मिलेंगे। इससे बेसाल्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट जो छोटे छोटे कण की होती है, इससे काली मिट्टी का विकास होता है। इसका स्वरूप अक्रिस्टलीय होता है और इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो अधिक। इसीलिए जो हम बेसाल्ट से काली मृदा बनी है, इसे सेल्फ प्लग्ड सॉइल कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। बाद में समझेंगे हम सब, क्योंकि उसमें जल धारण क्षमता अधिक है भाई, जल अधिक है उसमें, क्रैक्स आएंगे, बीज डालो सीधे खेती। इसलिए हम जो कहते हैं ना काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, वो सब बाद में समझेंगे, इसीलिए कहते हैं फिर उसे। यहीं से वो क्लास कनेक्ट होगी, ठीक है। तो इतनी थी फिर भाई आज की क्लास। ये भी हमने देखा कि जीवाश्म किसमें नहीं है, ग्रेनाइट में, क्योंकि यह आग्नेय चट्टान है। तो देखिए अच्छे नोट्स थे, सारी चीज़ें मैंने शामिल की हैं, इतनी ही बातें काम की भी हैं। अब खुल्लर की किताब पढ़ोगे 1300-1500 पन्नों की, उसमें 20-20 पन्नों में दिया है, क्या ही कर लोगे उतना पढ़ के। क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है, समझ वाला इतना ही है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य साथियों तक इसे साझा करिए। यही मेरे मोटिवेशन का एक स्रोत है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।